बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले एक ऑडियो में बेटी की विरासत के हवाले से बात हुई कि बेटी का विरासत में शेयर कितना होता है। एक से ज़ायद बेटियां हों तो फिर उनका शेयर कितना है, और कौन सी ऐसी सूरत है जब तमाम की तमाम प्रॉपर्टी सिर्फ इस एक बेटी या एक से ज़ायद अगर बेटियां हैं तो उनको मिल जाती है। अभी यहाँ कुछ मज़ीद वारसान का जिक्र करेंगे और बात होगी हस्बैंड के हवाले से, वाइफ, फादर और मदर, यानी मियाँ, बीवी, वालिद और वालदा, कि इनका शेयर कुरान पाक में कितना डिटरमिन किया गया है और किस सूरत में इनके शेयर में कुछ फ़र्क आता है। ये बात आप जहन में रखें कि अगर मुतवफ़ी यानी जो शख्स फोत हुआ है उसकी औलाद में अगर बेटा मौजूद हो, चाहे वो एक है या एक से ज़ायद बेटे हैं, तो फिर वरासत ये करीब की फैमिली में ख़त्म हो जाती है, दूर के रिश्तेदारों तक कुछ भी नहीं जाता और फिर किसी का हिस्सा भी तब्दील नहीं होता। अभी इस पे आगे बात होती है कि हिस्सा तब्दील होने से क्या मुराद है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर एक खातून फोत हुई है और उसका शोहर मौजूद है, तो हस्बैंड का जो हिस्सा है वो है 1/4, यानी चौथा हिस्सा। 100 रुपये में से 25 रुपये हस्बैंड को मिलते हैं। किस सूरत में? जब फोत होने वाली खातून की औलाद मौजूद हो। औलाद में चाहे बेटा है, बेटी है, कोई भी है, एक है या एक से ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हस्बैंड को मिलेगा 1/4 जब मुतवफ़िया की औलाद मौजूद है। और जब मुतवफ़िया की औलाद मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं है उसकी औलाद में, तो फिर हस्बैंड को मिलेगा हाफ, 1/2, यानी कि पहले उसको मिल रहे थे 25, अब उसको मिलेंगे 50 जब फोत होने वाली खातून की औलाद नहीं है। तो हस्बैंड का शेयर हो गया 1/4 जब औलाद मौजूद है, 1/2 जब औलाद मौजूद नहीं है, 25 जब औलाद मौजूद है और 50 जब औलाद मौजूद नहीं है। ये तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये कंफ्यूजिंग होता है, 1/2 क्या है, 1/4 क्या है, तो इसलिए इन डेप्थ ज़रा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं वाइफ की शेयर के ऊपर, कि फोत होने वाला जो है वो मुतवफ़ी वो शोहर है और उसकी वाइफ मौजूद है, तो वाइफ का शेयर है 1/8। 1/8 से मुराद ये है कि 100 रुपये में से 12.5 रुपये, तो 12.5 मिलेंगे वाइफ को अगर फोत होने वाले शख्स की औलाद मौजूद है। और अगर औलाद मौजूद नहीं है तो फिर 12.5 की बजाय उसको मिलेंगे 25। अब आप इसका थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें तो आपको नजर आएगा कि जो शोहर था उसको मिल रहा था 50, और उसके मुकाबले में अब बीवी को मिलेगा 25। और जिस सूरत में शोहर को मिल रहा था 25, उस कंडीशन में बीवी को मिलेगा 12.5, यानी बीवी को हाफ मिल रहा है। फिर एक और चीज़ जहन में रखें कि अगर एक शख्स की एक से जायद बीवियां हैं, तो फिर वो जितनी भी जायदाद में से हिस्सा बीवी का बन रहा है, मसलन मरने वाले की औलाद नहीं है तो बीवी को मिलता है 1/4, तो फिर ये जो 1/4 है ये उन तमाम बीवियों में तकसीम हो जाएगा। अगर वो एक है, दो है, तीन है, चार है, तो उनके अंदर यही 1/4 उसके बराबर हिस्से करके तो उन तमाम बीवियों में तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन जिसको उसने पहले डाइवोर्स दे दी होगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो उस वक्त उसके निकाह में होंगी, जब उसकी मौत वाक़या हुई, सिर्फ उन्हें उसमें से हिस्सा मिलेगा। अब आगे आते हैं वालदैन की तरफ। तो वालिद का शेयर 1/6 है, जायदाद में से छठा हिस्सा वालिद के लिए है और छठा ही हिस्सा वालदा के लिए है। यानी अगर 100 की हम बात करें तो 100 में से 16.66 वालिद के लिए और 16.66 ये है वालदा के लिए। ये अब कौन सी सूरत है कि जब मरने वाले की औलाद में औलाद मौजूद है और ख़ास तौर पे जब उसमें लड़का मौजूद है।
अब एक सूरत ये है कि मरने वाले की औलाद नहीं है, उसके वालिदैन मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में वालदा का शेयर है 1/3 और वालिद का शेयर है 2/3। यानी जो भी बचेगा वालदा को 1/3 दिया जाएगा और बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी वालिद के पास। वालदा के हवाले से ये ध्यान में रखें कि वालदा का शेयर 1/6 है जिसका पहले जिक्र किया। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब मरने वाले की औलाद मौजूद है, या मरने वाले की दो बहनें, या मरने वाले के दो भाई मौजूद हैं, या मरने वाले की एक बहन और एक भाई मौजूद है। ऐसी सूरत में वालदा को 1/6 ही मिलेगा। अब ये सबसे कंफ्यूजिंग जो है ना, वो ये वालदा का शेयर है कि जिसमें बहुत सी कंडीशन लगा दी गई हैं कि मरने वाले की दो बहनें या मरने वाले के दो भाई या उसकी एक बहन और एक भाई मौजूद हैं, तो फिर वालदा को 1/6 मिलेगा। और अगर ये सारे मौजूद नहीं हैं तो फिर उसको 1/3 मिलेगा। वालदा का शेयर 1/3 है। बाकी जो कुछ भी बच जाएगा वो तमाम का तमाम वालिद को चला जाएगा। मैंने कोशिश तो की है कि इसको मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है विरासत का कि अगर तो मतलब करीब के वारसान जैसे जिक्र किया कि बेटा मौजूद है, तो फिर तो ये बड़ा इजीली पता चल जाता है कि किसका कितना शेयर बनेगा। लेकिन जब कोई शख्स ऐसा फोत हो जाता है जिसकी औलाद नहीं है, वालदैन में सपोज कोई एक मौजूद है, मियाँ बीवी, मतलब बीवी फोत हुई है तो शोहर नहीं है, शोहर फोत हुए तो बीवी नहीं है, तो जायदाद जब इधर उधर दूर के रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, भतीजों में इस तरीके से जानी होती है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। फिर उसी में लोगों के लिए मसाइल बनते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बच्चों में तकसीम होनी हो तो फिर इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं होता। और इसमें मसाइल भी इसीलिए बनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदगी इस तरीके से है कि फ़लाँ की मौजूदगी में फ़लाँ को नहीं मिलेगा, या फ़लाँ की मौजूदगी में फ़लाँ का हिस्सा कम हो जाएगा। तो ये फिर चीज़ें सारी वो तरतीब से देखनी पड़ती हैं और उसके बाद नतीजे पे पहुंचते हैं कि किसका शेयर कितना है। और इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत करूं कि जब भी ये वरासत की तकसीम की बात होती है तो लोगों के जहनों में ज़मीन आती है कि जो जायदाद है उसको किस तरीके से, जायदाद से मुराद की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे गैर मनकूला जायदाद कहते हैं, कि उसको तकसीम किस तरीके से करना है, घर किस तरीके से तकसीम होगा, प्लाट किस तरीके से तकसीम होगा, या ज़रूरी ज़मीन है तो वो किस तरीके से तकसीम होगी। लेकिन ये जो असूल बयान किए गए हैं कि फ़लाँ का इतना हिस्सा, फ़लाँ का इतना हिस्सा, ये सिर्फ इस जायदाद के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि इसमें हाँ आपके पास कैश है, पैसे की सूरत में अगर आपके पास पड़ी हुई है, दौलत है आपके पास, या आपके पास सोना वगैरह है, या कोई भी जो घर के इस्तेमाल की भी अशियाँ हैं, जो कीमती अशियाँ हैं, तो हर एक में यही रूल अप्लाई होता है। आपने इसी फार्मूले के तहत उस सोने को भी तकसीम करना है, इसी फार्मूले के तहत आपने जो बैंक बैलेंस है या जो कैश पैसे आपके पास अवेलेबल है उसको आपने इसी तरतीब से तकसीम करना है। वरासत में हालांकि सबसे पहले ये बोला गया है कि जो शख्स फोत हुआ है आपने पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम उस पैसे में से करना है। फिर आपने अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है तो पहले आपने वो कर्जा लौटाना है। फिर बताया गया कि अगर उसने कोई वसीयत कर रखी है तो पहले आपने उसकी वो वसीयत पूरी करनी है। वसीयत के बारे में भी कहा गया कि आप सिर्फ 1/3 की हद तक वसीयत कर सकते हैं। और जब ये तीनों आपने वो पहले जो बताए गए हैं कि पहले आपने ये फ़राइज़ पूरे करने हैं, यानी उसका कफन दफन, उसका कर्जा और उसकी वसीयत, ये तीनों कर चुकने के बाद जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी उसकी फिर सक्सेशन, यानी उसको फिर आपने वारसान में तकसीम करना है। तो ये कुछ बातें थी मज़ीद कुछ उनके हवाले से जो वारसान बनते हैं। उम्मीद है इसमें कुछ ना कुछ आपको इनके हवाले से इंफॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया।